हेलो हेलो। आवाज़ आ रही है? ओके, आवाज़ शायद आ रही है। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, आइए। नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों आज की जो क्लास है वो मौर्य काल भाग 2 है, प्रैक्टिस। ठीक है, थ्योरी हमने आप सभी को पता होगा कंप्लीट करा दी है और ये हमारी थ्योरी क्लास प्रैक्टिस चल रहे हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार। कल भी हमने एक प्रैक्टिस कराया था और आज भी हम आज इसका एक प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। ठीक है, ये भाग कितना है? 2 है। अब की बार नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर पास। तो फ्रेंड्स आइए डायरेक्ट जो है अपने सवालों पर चलते हैं। ठीक है, देर न लगाते हुए पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, देखो आपको हर एक सवाल में 30 सेकंड का समय है कमेंट करने के लिए। ठीक है, 30 सेकंड का समय है कमेंट करने के लिए और आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरा, खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के शासनकाल में निर्मित किए गए थे। तीसरा है होयसलेश्वर का मंदिर शिव को समर्पित है। ठीक है, और चौथा, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति अंतिम तीर्थकर का प्रतिनिधित्व करती है। तो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। देखो कल हमने थोड़ी सी सिंपल से सवाल थे कल और आज हम बहुत ही अच्छे सवाल लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, देखो पहला ठीक है कि हमको बताना कौन सा कथन गलत है। पहले सही देख लेते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल ठीक है जी, याद रखिएगा। ठीक है, ये आ चुका है एग्जाम में। दूसरा, खजुराहो के जो मंदिर है दोस्तों वो चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए हैं, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें 64 योगिनी का मंदिर है। ठीक है, होयसलेश्वर का मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी ठीक है। ठीक है, और देखो चौथा ही गलत है क्योंकि देखो श्रवण बेल गोला में जो गोमतेश्वर की मूर्ति है दोस्तों वो प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो जाएगा, है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कलिंग युद्ध से मगध के साम्राज्य विस्तार का वो युग समाप्त हुआ जो बिंबिसार की अंग विजय से प्रारंभ हुआ था। दोस्तों कहते हैं कि बिंबिसार की ठीक है, बिंबिसार की जो अंग विजय थी, ठीक है, अंग विजय, यहां से क्या होता है दोस्तों? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है। देखो आप जानते होंगे जो बिंबिसार था वो 544 से लेकर ठीक है 492 तक चलता है और दोस्तों वो हर्यक वंश का संस्थापक था जिसने मगध साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है, कहते हैं कि मगध साम्राज्य का जो संस्थापक है वो कौन है? बिंबिसार था, हर्यक वंश का था। और इसने दोस्तों साम्राज्य विस्तार करने के लिए वैवाहिक संबंध भी बनाए, ठीक है, और कूटनीतिक संबंध भी बनाए, राजनीतिक संबंध भी बनाए, ठीक है, और युद्ध भी लड़े, तब जाकर उसने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। और देखो कहते हैं दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य का जो नींव डाली थी वो बिंबिसार ने डाली थी उसकी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई बिंबिसार ने जो प्रथम विजय की थी वो अंग विजय की थी। तो किसी इतिहासकार ने कहा है कि कलिंग युद्ध से मगध के साम्राज्य विस्तार का वो युग समाप्त हुआ जो बिंबिसार की अंग विजय से प्रारंभ हुआ। यानी कि जो मगध साम्राज्य को बनाने के लिए जो पहली विजय की थी वो बिंबिसार ने की थी और अंतिम विजय थी दोस्तों वो अशोक ने की थी। ठीक है, कलिंग मगध के लिए वो थी कलिंग युद्ध। तो किसी ने यही कहा है कि भाई
जो प्रक्रिया मगध साम्राज्य को बनाने के लिए बिंबिसार ने शुरू की थी अंग विजय के रूप में, और वही अशोक ने कलिंग युद्ध के रूप में समाप्त की थी। ठीक है दोस्तों, ये कहा है, किसने कहा दोस्तों, ये कहा है एच.सी. राय चौधरी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, एच.सी. राय चौधरी ने कहा है ये। ठीक है, आ सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, किस शिलालेख में, देखो अभी 10-12 सवाल आपके शिलालेख के आएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल और सबसे बेहतरीन सवाल, और एग्जाम में 2 नंबर पक्का दिलाएंगे दोस्तों आपको। ठीक है, किस शिलालेख में 5 सीमांत राज्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, किस शिलालेख में 5 सीमांत राज्यों का उल्लेख मिलता है। देखो ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि कब जो है, ठीक है, क्योंकि देखो अशोक के शिलालेख है, कुछ स्तंभलेख, कुछ क्योंकि अभिलेख है। अभिलेख आपको 3 पार्ट में डिवाइड मिलेंगे कि भाई उसमें स्तंभलेख भी है, शिलालेख भी है और गुहालेख भी है। ठीक है, अब अगर हम बात करें भाई कि भाई जो आपके जो आपके शिलालेख है दोस्तों, शिलालेख उनमें, ठीक है, तो उनमें कुछ ऐसा है जैसे कि भाई प्रथम में क्या है, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि भाई हम ऐसे ही बहुत 10-12 सवाल इसीलिए लेके आए हैं ताकि आप उनको अच्छी तरीके से पढ़कर जो है यहाँ पर उत्तर दे सको, और अगर आपने सही कर दिया दोस्तों तो भूल नहीं पाओगे आप। ठीक है, तो किस शिलालेख में 5 सीमांत, ठीक है, तो 5 सीमांत राज्यों का जो उल्लेख मिलता है, ठीक है, किस शिलालेख में मिलता है दोस्तों। देखो आप जानते होंगे भाई 14 शिलालेख थे। ठीक है, तो 14, तो देखो दोस्तों अगर सीमांत राज्य की बात करें तो कौन कौन से थे, देखो चोल, पांड्या, ठीक है, सत्यपुत्र, सत्यपुत्र, ठीक है, श्रीलंका, या इसको बोला गया है ताम्रपर्णी, एक था आपका चेर। तो ये कितने थे दोस्तों, ये 5 थे। तो किस शिलालेख में, ठीक है दोस्तों, किस शिलालेख में 5 सीमांत राज्यों का, देखो चेर को केरल पुत्र बोला गया है, केरल पुत्र। ठीक है, तो किस शिलालेख में मिलता है कि भाई, तो यह दोस्तों आपका दूसरा शिलालेख में, दूसरे शिलालेख में क्या मिलता है कि भाई 5 सीमांत राज्यों का उल्लेख मिलता है जहां पर अशोक का साम्राज्य स्थापित नहीं था। ठीक है, ये उनके सीमांत राज्य थे, सीमा के जो भी सीमा थी अशोक के साम्राज्य की उसके आसपास थे। ठीक है, कई बार जन्म आ चुका है। 14वां क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में यह लिखा गया है कि पहले पाकशाला में हजारों जानवर मारे जाते थे, अभी वर्तमान में कुछ पशु मारे जाते हैं तथा भविष्य में वह भी नहीं मारे जाएंगे। ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है, आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, आपको बताना है कौन से शिलालेख में कहा गया है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ठीक है, प्रथम स्तंभलेख में या द्वितीय स्तंभलेख में। बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों। ठीक है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है
प्रथम शिलालेख में, ठीक है, इसमें क्या दोस्तों उसने समाज या उत्सवों का निषेध, उत्सवों का निषेध कर दिया, ठीक है, पशु बलि निषेध, ठीक है। तो प्रथम में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और दूसरे में आप जानते होंगे भाई 5 सीमांत राज्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अशोक के किस शिलालेख में पशु पक्षियों एवं मनुष्य के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने का उल्लेख है, ठीक है। दूसरा स्तंभलेख, दूसरा शिलालेख, तृतीय शिलालेख या तृतीय स्तंभलेख। दोस्तों देखो, आप कहोगे भाई देखो अगर शिलालेख की बात करें, शिलालेख देखो, अभिलेखों की बात करें, अगर हम अभिलेखों की बात करें, अभिलेखों की, तो अभिलेख 3 पार्ट में डिवाइड थे। प्रथम थे शिलालेख, जो पत्थरों पर लिखे गए थे, केवल पत्थरों पर शिलालेख, ये कितने थे, ये 14 थे। अगर हम स्तंभलेख की बात करें तो स्तंभलेख ये 7 थे, ठीक है। और थे गुहालेख, जो गुफाओं में लिखे गए थे, ठीक है, गुहालेख, इनका कोई उल्लेख जो है मिला नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो 14 शिलालेख हैं हमारे और 7 स्तंभलेख हैं और कुछ गुहालेख हैं, ठीक है। तो अशोक के किस शिलालेख में पशु पक्षियों एवं मनुष्य के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने का उल्लेख है? तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखो इसमें यवन राजा एंटियोकस प्रथम का भी, ठीक है, यवन राजा का भी उल्लेख है, ठीक है। जड़ी बूटियों का भी उल्लेख है, जड़ी बूटियों का भी उल्लेख है, दवाइयों का उल्लेख है, ठीक है। इसके साथ में दोस्तों चिकित्सा का भी उल्लेख है, चिकित्सा, 5 सीमांत राजाओं का भी उल्लेख है, राज्यों का भी, ठीक है। और दोस्तों लोक कल्याण के कार्य, जैसे कि कुओं का निर्माण करना, कुएं खुदवाना, ठीक है, कुएं खुदवाना, सड़क बनवाना, ठीक है, और पौधे लगवाना, ठीक है, ये कुछ जो कार्य थे वो दूसरे शिलालेख में उपलब्ध है, 5वीं का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक के किस शिलालेख में रणघोष स्थान पर धम्म घोष का वर्णन है? दूसरा, तीसरा, चौथा या 5वां, ठीक है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका सी, चौथे शिलालेख में। इसमें दोस्तों देखो हाथी, ठीक है, हाथी विमान, इसमें दोस्तों लोगों को दिव्य विमान, ठीक है, हाथी विमान, हाथी स्कंद,
आदि दिव्य दर्शनों दर्शनों का उल्लेख है, ठीक है, का उल्लेख है। और साथ में दोस्तों कहा गया है धम्म रण घोष के स्थान पर धम्म घोष, रण घोष यानी कि युद्ध के स्थान पर, रण घोष के स्थान पर धम्म घोष, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, अशोक के किस शिलालेख में युक्तों को रज्जुक एवं प्रादेशिकों के साथ प्रति 5वें वर्ष दौरे का आदेश दिया गया है कि भाई चाहे वो युक्तक हो, चाहे वो रज्जुक हो, चाहे प्रादेशिक हो, वो हर एक 5वें वर्ष प्रदेश का दौरा करेंगे। किस शिलालेख में कहा गया? दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, ठीक है। दोस्तों देखो राइट जो आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये देखो युक्तकों को, युक्तों को, रज्जुकों को और प्रादेशिकों को, प्रादेशिकों को, ठीक है, प्रादेशिकों को क्या कहता है? ये 12वें वर्ष, 12वें वर्ष में कहता है कि भाई कि यह हर एक 5वें वर्ष, हर एक 5वें वर्ष में क्या करेंगे? ये अपने प्रदेश का दौरा करेंगे। साथ में इसमें कहा गया है कि माता पिता, माता पिता, ठीक है, रिश्तेदारों, रिश्तेदारों, ठीक है, और मित्रों का सम्मान करना, मित्रों का सम्मान करना, ठीक है, ये भी इसमें कहा गया है। और ब्राह्मणों को दान देना, ब्राह्मणों को दान देना, और दोस्तों साथ में क्या कहा गया दोस्तों? अहिंसा, अहिंसा, अपरिग्रह और अल्पव्यय, और अल्पव्यय यानी कि कम खर्च करना, अल्पव्यय, ये दोस्तों क्या है? ये धम्म के लिए आवश्यक है, कहा बोला गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, तीसरे सवाल में कहा गया है, ठीक है। 8वां सवाल, अशोक के किस शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है? तीसरा, चौथा, 5वां, चौथा या छठा? तो कौन से शिलालेख में कहा गया है कि भाई मैंने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी, ठीक है, कौन से शिलालेख में कहा गया है? दोस्तों राइट आंसर है 5वें शिलालेख में, ठीक है। इसमें इसमें साथ में यवन, कंबोज, रिष्ठिक, यवन, कंबोज, रिष्ठिक और दोस्तों गंधार, गंधार राज्यों, सॉरी, जनपदों का उल्लेख है, जनपदों का उल्लेख है, जनपदों और जातियों का, जातियों का उल्लेख है, ठीक है। और साथ में दोस्तों कहता है कि भाई मैंने 13वें वर्ष में, 13वें वर्ष में, 13वें वर्ष में
5वें शिलालेख में कहता है दोस्तों, मैंने 13वें वर्ष में जो है धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, महामात्रों की नियुक्ति की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष युक्त रज्जुक प्रादेशिकों को प्रति 5 वर्ष साम्राज्य के विभिन्न भागों का दौरा करने का आदेश दिया था? देखो ये वैसे हो चुका है, पहला है 6वां, 8वां, 10वां या 12वां। तो फ्रेंड्स ये तीसरे शिलालेख में कहा गया है, ठीक है, कि मैंने अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में, ठीक है, 12वें वर्ष में, ठीक है, 12वें वर्ष में दोस्तों, ठीक है, 12वें वर्ष में दोस्तों 12वें वर्ष में क्या कहता है दोस्तों, उसने कहता है कि मैंने अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में युक्त रज्जुक प्रदेशकों को प्रति 5 वर्ष साम्राज्य के विभिन्न भागों का दौरा करने का आदेश दिया है। 10वां सवाल, अशोक ने अपने राज्याभिषेक की किस वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी? किस वर्ष की थी दोस्तों? ठीक है, 7वें वर्ष, 9वें वर्ष, 11वें वर्ष और 13वें वर्ष। तो फ्रेंड्स देखो ये 5वें शिलालेख में है, 5वें शिलालेख में, ठीक है, तो 5वें शिलालेख में अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष, 5वें शिलालेख में कहता है वो कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में, ठीक है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां सवाल देखते हैं। तो 11वां सवाल, अशोक के किस अभिलेख में कहा गया है कि सभी धर्मों के लोग सभी स्थानों पर रहें तथा सभी पक्षों के मध्य आत्मनियंत्रण एवं मन की पवित्रता होनी चाहिए? यानी कि दोस्तों सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें। 4थे में, 6ठे में, 7वें में या 8वें में? तो दोस्तों अशोक कहता है कि मैंने 7वें अभिलेख में कहता है, शिलालेख में कहता है कि भाई मैंने जो है लोगों को धर्म के अनुसार सुनने, अच्छी बातों को सुनने का आदेश दिया। मैं कहता हूं कि भाई सभी लोग अपने सभी स्थानों पर रहें, ठीक है, आत्मसम्मान के प्रति व्यवहार कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति, ठीक है, मन की पवित्रता होनी चाहिए, लड़ाई दंगे नहीं करे जाए। तो देखो ये कहा था उसने 7वें शिलालेख में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस शिलालेख में अशोक ने प्रतिवेदकों को आदेश दिया कि वे कहीं भी रहें
उसे प्रजा संबंधी सूचना है उसे मिलती रहनी चाहिए, चाहे वो दोस्तों अपने शयन कक्ष में क्यों ना हो। दूसरा लेख चौथे, छठे या आठवें। तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अशोक कहता है कि चाहे वो वही मैं अंतपुर में हूं, अंतपुर यानी कि जहां पर वो सोता है अपनी पत्नी के साथ में, चाहे मैं अंतपुर में हूं, ठीक है, अंतपुर में हूं, चाहे मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है, चाहे मैं कहीं भी हूं, तो मुझे जो है मेरे अधिकारी जो प्रतिवेदक हैं वो समय पर मुझे राज्य संबंधी और जनता की समस्या के संबंधी मुझे सूचना देते रहे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, अशोक के किस आलेख में धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन है? ठीक है, यानी कि दोस्तों इसमें इसका मतलब यह है कि उसने जो है सभी धर्मों का पालन करने की सलाह दी है और वह कहता है कि भाई मैं सभी धर्मों के सार में वृद्धि हो। ठीक है, मैं चाहता हूं कि सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं। ठीक है, सभी धर्म में वृद्धि हो। 10वां, 8वां, 12वां, 13वां। तो फ्रेंड देखो, धार्मिक सहिष्णुता जो है वह 12वें शिलालेख में, 12वें शिलालेख में, ठीक है, शिलालेख में। साथ ही इसमें तो कहा गया है कि धर्म महामात्र, ठीक है, स्त्रेध्यक्ष, स्त्रेध्यक्ष महामात्र, आदि अधिकारियों का नाम, अधिकारियों के नाम मिलते हैं, अधिकारियों के नाम। वह कहता है दोस्तों कि भाई माना कि तुम अपने धर्म को अच्छी तरह से जानते हो परंतु तुम उसकी प्रशंसा भी करते हो, परंतु दोस्तों तुम जो है किसी भी धर्म की बुराई मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम स्वयं ही अपने धर्म को हानि पहुंचा रहे हो, ना कि दूसरे को। यानी कि किसी की निंदा मत करो और सभी धर्म के लोग आपस में रहें। और वह कहता है कि मैंने कहा दोस्तों कि सभी धर्म का की वृद्धि का सार की, इनकी सभी धर्म का विस्तार हो, उसके सार में वृद्धि हो। तो ये कहा दोस्तों 12वें शिलालेख में, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, अशोक के किस शिलालेख में शासन के 10वें वर्ष बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा की शुरुआत करने का उल्लेख मिलता है? ठीक है, 10वें, 9वें, 8वें, 7वें। दोस्तों देखो दोस्तों, वह अपने शासन के 10वें वर्ष, 10वें वर्ष, ठीक है, 10वें वर्ष बिहार यात्रा, इसका मतलब था आखेट यानी कि शिकार करना के स्थान पर, आखेट या बिहार यात्रा के स्थान पर क्या था? धम्म यात्रा शुरू कर दी उसने, जिसमें, ठीक है, जिसमें क्या था? ब्राह्मणों, ठीक है, सन्यासियों से धर्म संबंधी
बात, धर्म संबंधी बात होती थी, वार्ता होती थी। ठीक है, तो भाई ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी, 8वें शिलालेख में। ठीक है, 8वें शिलालेख में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? ठीक है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? 12वें में, 10वें में, 14वें में या 13वें में? ठीक है, तो कौन से शिलालेख में है? ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? वो है 13वें शिलालेख में। कौन से में? शिलालेख में। ठीक है, देखो इसमें क्या है, आठविक जातियों, आठविक जो जातियां थी दोस्तों वो जंगली जातियां थी। वह जो अशोक था वो आठविक जातियों से कहता है कि भाई तुम जो है लोगों को मत लूटिए, ठीक है, और जो अपराध मत कीजिए, अदरवाइज तुमको मैं नष्ट कर दूंगा। वह उनको चुनौती देता है, वह डांटता है। ठीक है, तो आठवीं जातियों का उल्लेख है, जातियों का। ठीक है, साथ में तो कलिंग युद्ध का वर्णन है, कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, साथ में यवन राजाओं का उल्लेख है, यवन राजाओं का, जैसे कि एंटियोकस, एंटीओकस, एंटियोकस, मगस, टॉलमी फिलाडेल्फस। ठीक है, टॉलमी फिलाडेल्फस, एंटियोकस, मगस, टॉलमी फिलाडेल्फस। ठीक है, और साथ में दोस्तों इसमें चोल, पांड्य। श्रीलंका में क्या है? श्रीलंका में धम्म का विकास, धम्म का विकास अपने बेटों को भेजा। ठीक है, और दोस्तों इसमें जो है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में दो नई किस्म दारक व वरक का उल्लेख करता है। निम्नलिखित में से यह किस फसल की किस्म है? कपास, ईख, चावल, गेहूं। ठीक है, तो दारक व वरक का उल्लेख करता है, यह किस प्रकार की? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है चावल की। यह चावल की किस्म थी। आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, जो भी सवाल एकदम आ सकते हैं वो उनको लेके आए हैं। 17वां सवाल, अर्थशास्त्र में उल्लिखित निम्न फसलों में कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है दोस्तों, सही नहीं है।
तो फ्रेंड देखो, ब्रीही को चावल कहा गया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कलाय को चना कहा गया है, जबकि गोधूम को गन्ना ना कहकर दोस्तों, गन्ना को क्या बोला गया है, इख बोला गया है, इख, इष्ट या इख है ना। जबकि गोधूम को क्या बोला गया है, गेहूं बोला गया है। ठीक है, और मांस को उड़द बोला गया है। तो भाई कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मौर्य काल में दोस्तों किन गांव को कुप्य कहा जाता था? करमुक्त गांव को, या सैन्य आपूर्ति करने वाले गांव को, कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले गांव को, या कृषि श्रमिकों के गांव को कुप्य कहा जाता था? कुप्य। दोस्तों इस सवाल का जो सही आंसर है वो है, ठीक है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले गांव थे उनको बोला गया है कुप्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 19वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कौटिल्य ने भी विधान दिया। ठीक है, पहले आप चलो आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स, कौटिल्य ने भी विधान दिया है कि श्रमिक को काम करने पर ही मजदूरी दी जानी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो कहता है कि भाई जो श्रमिक काम करता है, काम करने पर ही जो है उसका जो मजदूरी बनती है, जितने पैसे बनते हैं उसको दी जानी चाहिए। दूसरा, यदि वह आधा काम करता है तो उसे आधी मजदूरी ही देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उसने कहा है कि भाई अगर आदमी आधा काम करेगा तो आधी मजदूरी, पूरा काम करेगा तो पूरी मजदूरी देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 20वां सवाल, मौर्य काल में कैलरप्त नामक कर लिया जाता था, किससे लिया जाता था? पहला ऑप्शन नहरों से सिंचाई कर, दूसरा ऑप्शन समुद्र एवं नदियों के तट पर स्थित ग्रामों से, तीसरा विदेश से आयातित वस्तुओं पर, चौथा आम स्थानीय वस्तुओं पर। तो दोस्तों क्या है ये? कैलरप्त। ठीक है, कैलरप्त, कैलरप्त नामक कर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कैलरप्त जो कर था वो समुद्र एवं नदियों के तट पर स्थित गांव थे उनसे लिया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, अर्थशास्त्र में विभिन्न मनोरंजक वर्गों का उल्लेख मिलता है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो आज आपका रिवीजन चल रहा है। ठीक है, और देखो ऐसे रिवीजन होना चाहिए जरूर। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक है, बढ़िया सवाल है दोस्तों। ठीक है, देखो क्योंकि मौर्य काल में जो सवाल आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। ठीक है, ज्यादा हार्ड सवाल आते नहीं है, परंतु कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो आपने नहीं सुने हो। तो हम सोच रहे हैं दोस्तों ऐसे ही सवालों का को लेकर आपके सामने हाजिर हो, जो आपने शायद नहीं पढ़े हो, या पढ़े भी हो तो आप भूल गए हैं। और उसका क्योंकि उसका रिवीजन दोस्तों जरूरी होता है, उसका रिवीजन भी जो हम करते रहे हैं। ठीक है।
तो फ्रेंड्स देखो, कुशीलव का मतलब है तमाशा दिखाने वाले, बिल्कुल ठीक है। दूसरा सौभिक का मतलब है मदारी, और प्लेबक का मतलब है रस्सी पर नाचने वाले लोग जो थे, ठीक है। आप जानते हो रस्सी पर नाचने वाले जो लोग हैं, छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे बच्चे नाचते रस्सियों पर, ठीक है, और रस्सी पर चलते हैं और अपने सिर पर जो है कुछ मटकी वगैरह रखते या डांस दिखाते हैं, रस्सी पर डांस दिखाते हैं, ठीक है। और जो कुहक था, जो कुहक, ये विविध प्रकार बोली बोलने वाला नहीं था, ये था जादूगर, जादूगर था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही गलत हो जाएगा और बाकी सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मौर्य काल में गणिकाओं के प्रशिक्षण और उन्हें ललित कलाओं में निपुण बनाने में राज्य का जो व्यय होता था, उसके कारण गणिकाएं पूर्ण रूप से राज्य के नियंत्रण में थी। उनकी आमदनी एवं संपत्ति पर राज्य का ही अधिकार था। निम्न में से उनकी मुक्ति किस प्रकार संभव थी? ठीक है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है। जब उन पर किए गए खर्च से दोगुना धन दे दिया जाए, दूसरा राज्य उन पर खर्च किए गए धन का 10 गुना वसूल करे, या राज्य द्वारा उन पर किए गए खर्च का 24 गुना वसूल करे, या कभी भी मुक्ति संभव नहीं थी। ठीक है, बढ़िया सवाल है, एकदम बेहतरीन। तो फ्रेंड्स, उन जो गणिकाएं थी जो देह व्यापार करती थी, ठीक है, तो राज्य द्वारा उन पर किए गए खर्च का 24 गुना धन दिया जाता था, तभी उनकी राज्य से मुक्ति संभव थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? ठीक है, पहला है कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, या रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, या अशोक का सोपारा अभिलेख पश्चिमी भारत में फैला हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों
तो दोस्तों देखो, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख था, जूनागढ़ कहाँ था? तो गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। और यहां पर जो सुदर्शन झील थी, सुदर्शन झील, ठीक है, उसकी मरम्मत रुद्रदामन ने कराई थी। और जब मरम्मत कराई थी, उसने कहा कि मैंने किसी से 1 रुपया ना लिया और सबको जो आदमी लगाए थे उसको मजदूरी दी है। तो उसमें दोस्तों जो अभिलेख है, ठीक है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी था, जो पुष्यगुप्त था गवर्नर यहाँ का, ठीक है, तब वो बनाई गई थी झील। उसके बाद में अशोक के स्थान के समय में तो शासक था, ठीक है। और रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, ये संस्कृत का पहला अभिलेख है, ठीक है, पहला अभिलेख है, याद रखिएगा, अभिलेख। फिर दोस्तों स्कंदगुप्त का भी इस पर मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें कहा गया है कि क्योंकि भाई इसी अभिलेख पर जो है अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है, तो चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिम भारत में फैला हुआ था, क्योंकि भाई जब उसका नाम है तो ऐसा लगता है कि उसका जो प्रभाव था, उसका गवर्नर यहाँ पर था, उसका राज्य यहाँ पर था, उसका प्रभाव भी जरूर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। तो फ्रेंड्स देखो, सूची फर्स्ट में आप देख पा रहे चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य। सेकंड में है, उनको क्या बोला गया है? प्रियदर्शी, कोट्टम, मित्रघात या विष्णुगुप्त। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सवाल है, ये सवाल ऐसे ही आ जाता है बिल्कुल आराम से, ठीक है। और देखो अगर ऐसा आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, देखो चंद्रगुप्त को स्टैंडर्ड कोटसी बोला गया है, ठीक है। बिंदुसार को क्या बोला गया है? अमित्रघात, मित्रों का नाश करने, जो भी जो दुश्मन थे उनको नाश करने वाला। अशोक को प्रियदर्शी बोला गया है, और चाणक्य को विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य, ठीक है, ये बोला गया है। तो पहले का दूसरा है ना, और दूसरे का तीसरा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, चौथे का फर्स्ट, चौथे का तीसरे का चौथा, चौथे का चौथा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एक कथन कह रहा है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, कारण क्योंकि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। भाई 20 सेकेंड का समय है आपको कमेंट करने के लिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों देखो, इसमें अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है। क्योंकि कलिंग की जो राजधानी थी वो क्या थी? तोसली, क्या थी? तोसली थी, ठीक है। फिर कारण है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्रीय मार्गों को नियंत्रण करता था, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर एक सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कथन ए है, अशोक के राज्याधीशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन आर कहता है कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रचार किया था। कौन सा ठीक है?
तो फ्रेंड्स, इसमें पहला भी ठीक है। अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता की तरफ, बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन ठीक है, ए और आर दोनों सही है तथा आर एक से व्याख्या करता है। ठीक है। 27वां सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो फ्रेंड देखो, अशोक का नाम अशोक जो मिलता है वो गुर्जरा, मास्की, नेटूर और उडेगोलम में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, गुर्जरा, मास्की, नेटूर और उडेगोलम। तो कालसी गलत है, रोमन दही गलत है, कलिंग अलग है और दोस्तों मास्की ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, वे अखंड हैं, स्तंभों का शेफ्ट सुंडाकार है, या दोस्तों ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। दोस्तों, जो स्तंभ थे ना, स्तंभ स्तंभ जो थे वो राज्य की राज्यादेश थे। ठीक है, ना कि उन्होंने उसके लिए वो स्थापत्य कला के लिए बनाए थे। ठीक है, तो भाई देखो, उन पर बढ़िया पल्स, बिल्कुल ठीक है। वे अखंड है, यानी कि वो बिना किसी सहारे के खड़े हैं, जमीन बिना किसी छत के वैसे ही खड़े हैं दोस्तों, आसमान चौड़े में खड़े इस तरीके से। ठीक है, और स्तंभों का शेफ्ट सुंडाकार है, कि इस तरीके का है, बिल्कुल लंबा लंबा। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये स्थापत्य संरचना के भाग थे, ये कहते हैं, क्योंकि दोस्तों वो राज्य देश थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र और प्राची। सेकंड में तक्षशिला, स्वर्णगिरी, उज्जैनी, पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, देखो, प्रांत प्रांत जो थे वो पांच थे, 5 प्रांत थे मौर्य काल में, मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, पहले का नाम था उत्तरापथ, इसकी थी, क्या थी, उज्जैनी। दूसरा था आपका दोस्तों दक्षिणापथ, दक्षिणापथ इसकी थी स्वर्णगिरी। ठीक है, तीसरा था नहीं 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 सॉरी, उत्तरापथ की दोस्तों, उत्तरापथ की थी, उत्तरापथ की थी तक्षशिला। ठीक है, सुवर्णगिरी अवंती, अवंती राष्ट्र, ये थी उज्जैनी। ठीक है, चौथा प्राची, इसकी थी पाटलिपुत्र।
पांचवा था आपका कलिंग, इसकी थी तोसली, तोसली, ठीक है। तो उत्तरपथ की तक्षशिला, दक्षिणपथ की स्वर्णगिरी, अवंती की उज्जैनी और प्राची की पाटलिपुत्र। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कहां से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? यानी कि दो भाषा के, सारेकुना कंधार, मानचेरा, कालसी, कलिंग। दोस्तों कौन सा सही है? ठीक है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है भाई सारेकुना कंधार से यह समझना पड़ता है। इसमें दो भाषा के, ग्रीक और अरमाइक भाषा के जो है अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।